राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 49। और आज हम इस टॉपिक में हाइड्रोजन एटम को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम हाइड्रोजन एटम में पढ़ेंगे फाइंड मोस्ट प्रोबेबल ऑफ आर इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में आर की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो वैल्यू आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं भाई, जिसका नाम है नोड पॉइंट। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एटम में कहाँ कहाँ पर हमें नोड पॉइंट मिलते हैं, वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड पॉइंट होते क्या हैं। द पॉइंट्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं, नोड पॉइंट कहते हैं। हाइड्रोजन एटम के केस में जो नोड पॉइंट होते हैं भाई, उनका फॉर्मूला होता है n-l-1। जो ये -1 कर रखा है, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस आर नॉट इंक्लूडिंग इन नोड पॉइंट्स। क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो नोड पॉइंट पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए हमने क्या किया, न्यूक्लियस को नोड पॉइंट में इंक्लूड नहीं किया। इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ से -1 हो गया। वैसे तो नोड पॉइंट होते हैं n-l, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन -1 और किया गया न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस आर नॉट इंक्लूडिंग इन नोड पॉइंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, नोड पॉइंट क्या होता है, n-l-1, ठीक है। ये हमारे पास भी 2023 में जो हमारा दिसंबर का नेट का एग्जाम था, उसमें इस फॉर्मूले पे हमारे पास क्वेश्चन आया था कि हमें ग्राफ बनाना था R20 या R21, इनमें से एक का ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। तो हम नोड पॉइंट की हेल्प से वो ग्राफ बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर सकते थे। तो देखो सबसे पहले अगर हम R10 का देखिए कि हमारे पास R10 में कितने नोड पॉइंट है, तो n की वैल्यू क्या, या RnL से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो वैल्यू पुट करेंगे तो नोड पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो ग्राफ है देखो वो ऐसे कुछ बनता है R10 का। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो इंक्लूड होता नहीं है, न्यूक्लियस इंक्लूड होगा नहीं और नोड पॉइंट होंगे नहीं, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। R20 में देखो हेयर n बराबर क्या है, 2 है, और l बराबर क्या है, 0 है। तो नोड पॉइंट क्या हो गई, n-l-1 हो गया। n की वैल्यू यहाँ पे आपकी बार कितनी है, 2 है, l की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से n और l की वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई मैं, n-l होता है ये, n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई। तो 2 - 0 -1 हो जाएगा, तो नोड पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो नोड पॉइंट, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो इंक्लूड होगा नहीं, तो एक नोड पॉइंट होगा। तो ये नोड पॉइंट देखो ये आ रहा, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, वो क्या होता है, नोड पॉइंट होता है, ठीक है। फिर ऐसे चलेगा, ये यहाँ पे टच नहीं है भाई, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि फाइंड मोस्ट प्रोबेबल ऑफ आर इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। और हमें पता है जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल हो या मैक्सिमम हो, तो उसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो देखो वी फाइंड आर फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ग्राउंड स्टेट का जो फॉर्मूला, जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हमें देखो ये मोस्ट प्रोबेबल, ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, PR इज इक्वल टू होता है R² mod ऑफ R10 का स्क्वायर। R10 किसके इक्वल होते हैं, 2 1/a⁴/2 e⁻ का r/a होता है, ठीक है। तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, R²। हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे R10 की, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो पी आर क्या मिल जाएगा, 4R² 1/a³ e⁻ का 2r/a मिल गया, ठीक है। मैंने बताया था कि जो हमारे मोस्ट प्रोबेबल का केस होता है, मैक्सिमम का केस होता है, उसमें जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन होता है ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ये ऑलवेज 0 भी क्यों होता है, मैं ये भी बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब सबसे मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो सबसे मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो d/dr PR का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि PR क्या मोस्ट प्रोबेबल है, मैक्सिमम है, कांस्टेंट है।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो d/dr हो गया यहाँ पे, और pr की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, बराबर है 0 हो गया। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन सोल्व कर सकते हो। इसका डिफ्रेंशिएशन सोल्व करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर सकते हो कि हमारे पास देखो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल लेते हैं, 4/a³ हो गया, फर्स्ट फंक्शन r² एज इट इज हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे e⁻⁻²r/a, माइनस का 2r/a का करेंगे तो माइनस का 2/a, प्लस r² का करेंगे तो 2r हो जाएगा, e⁻⁻²r/a एज इट इज हो जाएगा, बराबर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, r² e⁻⁻²r/a इंटू में माइनस का 2/a प्लस 2r e⁻⁻²r/a बराबर है 0। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन आउट निकाल लो। यहाँ से कॉमन आ रहा है अभी हमारे पास 2r e⁻⁻²r/a, यहाँ से आ गया माइनस का r/a प्लस का 1 बच गया, बराबर है 0। अब देखो r बराबर 0 के तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एट न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 होती है। व्हाट वी फाइंड आउट मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, मतलब न्यूक्लियस में तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, और r बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, तो r बराबर 0 तो हो नहीं सकता। अब बच गई क्या टर्म, माइनस का r/a प्लस का 1 बराबर है 0 की बच गई। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, तो माइनस का r/a बराबर है किसके बराबर बच गया, माइनस का 1, तो r बराबर के किसके इक्वल आ गया, a के, वेयर a इज द बोर रेडियस। a की वैल्यू क्या होती है 4πε0 h² अपॉन में me², जो कि इक्वल होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन के। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बोर रेडियस पे सबसे ज़्यादा मिलती है, r बराबर है a वैल्यू पे। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, r बराबर है a हमारा जो 0.53 एंगस्ट्रॉन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम एट बोर रेडियस। मैक्सिमम किस पे मिलेगी, बोर रेडियस पे मैक्सिमम मिलेगी। और यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है मैंने बताया था 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि 1s में प्रोबेबिलिटी के पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होगी। ठीक है, तो सिमिलरली एक हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इनसाइड बोर रेडियस। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि बोर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बोर रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। देखो हमारे पास यहाँ पे दो केस बन रहे भाई, एक बोर रेडियस के अंदर, एक बोर रेडियस के बाहर। ठीक है, तो बोर रेडियस के अंदर, अंदर मतलब 0 से a तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p बराबर हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट pr/dr। अब की बार प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल का कोई केस नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो p बराबर क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट pr/dr हो जाएगा इनसाइड बोर रेडियस। इनसाइड बोर रेडियस का मतलब 0 से a तक हो गया, तो p बराबर है 0 से pr/dr हो गया। ठीक है, ये मैंने कुछ बता रखा है कि ग्राउंड स्टेट को हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, 2p स्टेट को हम r21 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s स्टेट को हम r20 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास n होता है और ये हमारे पास l होता है, और हमारे पास l किसको रिप्रेजेंट, l अगर 0 होगा तो s ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, l बराबर 1 होगा तो p को रिप्रेजेंट करेगा, l बराबर 2 होगा तो d को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो p बराबर हो गया 0 से a pr/dr हो गया, तो p बराबर हो गया 0 से a pr/dr की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास pr किसके बराबर होता है, ग्राउंड स्टेट में r² r10 का स्क्वायर के बराबर होता है, dr हो गया। p बराबर हो गया 0 से a, इसको हम ओपन कर लेते हैं, r10 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुट करके उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 4r² 1/a का क्यूब e⁻⁻2r/a dr हो गया। अब 4/a a³ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से r² e⁻⁻2r/a dr हो गया। अब जो हमारा इंटीग्रेशन, इसको सोल्व कर सकते हो भाई, आइलेट से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको हम एक तो भाई ओपन करें स्टेप बाय स्टेप, एक ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अब तक भाई आप BSc MSc में तो ये फॉर्मूला पढ़ चुके होगे, अगर इससे नहीं हो रहा है तो इससे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, uv का अगर इंटीग्रेशन कर रही है, जहाँ पर u हमारा फर्स्ट फंक्शन हो और v हमारा सेकंड फंक्शन हो, तो ऑलवेज कैसे लिखा जाता है, uv1 माइनस u1v2 प्लस u2v3 माइनस का u3v4। यहाँ पर u क्या है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, v1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v है, माइनस u1 क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है, v2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v1 है। अब यहाँ पे मैंने जो v2 बोला है इंटीग्रेशन ऑफ v1, यहाँ पर जो v1 की जो एक्चुअल टर्म है ना, चाहे इसमें कितने भी कांस्टेंट आए हो, कुछ भी आया हो, नेगेटिव आया हो, सब कुछ v2 में लेके जाना है। ये हमें मानकर चलना है कि v2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v1 है।
ठीक है, कुछ भी इसका छोड़ना नहीं होता अभी। प्लस U2V3 है। U2 क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ U1 है। मान लेते हैं हम भाई, हम यहाँ पे R, U की वैल्यू है R², इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, यहाँ पे आ गया 2R। ठीक है, अब U2 को हम लिखेंगे 2, U2 को क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2R का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। U3 को क्या लिखेंगे फिर 0, क्योंकि 2 का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या हो गया 0 हो गया। एक तो आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, ऐसे ओपन करने में आपको बार बार इंटीग्रेशन नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट एक ही लाइन में सब कुछ सोल्व होता चलेगा। ठीक है, और एक भाई अपना जो पुराना मेथड है 12th का मेथड है, वो ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया dr हो गया। अब इसमें फिर हमारे पास वही लग जाएगा r e की पावर माइनस का 2r बाई ए बच गया, फिर वही लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं होगा। और एक ये मेथड है कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेथड लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक है, देखो बता देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट पुट कर दी माइनस इंटीग्रेशन 0 से a डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dr। अब यहाँ पे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, इसमें हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है वो बाहर निकाल लेंगे, फिर वही प्रोसेस लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास से p की पावर माइनस का 2r बाई ए बच जाएगा, इसका फिर इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम लिमिट पुट करते रहे 0 से a और हमारे पास जो फाइनल आंसर हम उसको सॉल्व कर लिया। ये बेसिक मैथमेटिकल है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप जब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हो और एक वैल्यू पुट कर देते हो, लिमिट पुट कर देते हो, तो जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है, यहाँ से आप देख भी सकते हो, फाइनल आंसर आपको मिलेगा, वो मिलेगा 1 माइनस 5 बाई ई स्क्वायर। क्या मिलेगा 1 माइनस 5 बाई ई स्क्वायर मिलेगा, जो कि इक्वल होता है 0.32 के इक्वल होता है, मतलब 32% हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन स्टेट ऑफ मतलब इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इनसाइड बोर रेडियस कितनी होती है 32% होती है। मान ले बोर रेडियस यहाँ तक है भाई आप लोगों की। ठीक है, तो बोर रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 32% होगी, और बची हुई 68% क्या होगी अप टू इनफाइनाइट तक हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था भाई कि क्वेश्चन था कि बोर रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 32% होगी। ये अगर आप भाई नेट जेआरएफ जैम इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, कि बोर रेडियस के अंदर 32% होती है, किस पॉइंट पर, किस आर की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होती है, बोर रेडियस पर क्या होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो है फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर निकालो, 1 बाई आर की निकालो, आर स्क्वायर निकालो, 1 बाई आर स्क्वायर निकालो, जेड की निकालो और जेड स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।